नमस्ते। वेल सो वी आर डन विद द हाइगन्स थ्योरी। तो अभी अपन बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज इंटरफेरेंस। तो इस चैप्टर के सिंपल से पार्ट है, इंटरफेरेंस पढ़ना है हमें पहला, फिर पढ़ना है डिफ्रैक्शन, तीसरा पोलराइजेशन। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट इंटरफेरेंस। एंड डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन आर नॉट इन जेईई एडवांस्ड। ठीक है, तो आप देखेंगे कि मैं इंटरफेरेंस को ज्यादा टाइम देने वाला हूं, वहां पे अपन क्वेश्चंस बहुत सारे लेंगे क्योंकि वो एडवांस में भी है। तो आप देखेंगे उसमें डेप्थ एंड डिफिकल्टी लेवल भी हाई रहेगा। बट डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन यू विल सी, वो सिर्फ हम सरफेस कवर करेंगे क्योंकि वो उतना ही है हमारे पास। ठीक है, तो वेल लेट्स स्टार्ट फ्रॉम इंटरफेरेंस। यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद दिस टर्म। ठीक है, तो मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं लिखवा रहा हूं। क्या है, जब दो वेव एक इंस्टेंट पे एक ही पॉइंट पे पहुंचती है तो वहां का जो डिस्टरबेंस है वो उन दोनों के डिस्टरबेंस के समेशन से आता है। समेशन मतलब उसमें डायरेक्शन इंक्लूडेड रहती है। यू नो इट, कि आपके पास एक वेव है जिसकी इक्वेशन y इक्वल टू a1 sin omega t plus delta. You know how to write equation of wave? Yes. Then you have another wave, उनको अपन ऐड करते हैं फिर सॉल्व करते हैं। तो मैंने फॉर्मूलेस कुछ लिखवाए हुए हैं, है ना। तो सपोज आपके पास एक वेव है, y is equal to a1 sin omega t minus kx plus delta। दूसरी वेव है y is equal to a2 sin of omega t minus kx plus delta plus some phi। ठीक है, वेयर phi stands for the phase difference। मैं डेल्टा फाई टर्म ज्यादा यूज करते हैं इस चैप्टर में, हम डेल्टा मीन्स फॉर चेंज। तो एक काम करता हूं मैं यहाँ पे यही टर्म लिख देता हूँ डेल्टा फाई, ताकि इनका फेज डिफरेंस आपको कितना दिखेगा, डेल्टा फाई। ये फेज डिफरेंस हम कहाँ कहाँ चिल्लाते हुए आ रहे हैं, एसएचएम में था, है ना, फिर वेव्स चैप्टर में भर के था, फिर अभी अभी जो चैप्टर खत्म हुआ एसी, उसमें भी फेज 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 वही चल रहा था। ठीक है, तो मीनिंग वही है, सेम टू सेम। तो इनका जो सुपरपोजिशन है, ये y1 हो गया, ये y2 हो गया, तो जब ये एक ही लोकेशन पर पहुंचेंगे तो कैसे दोगे आप, y1 प्लस y2, है ना। पूरा सॉल्व होके ये कुछ इस तरीके से आ जाता है, y इज इक्वल टू सम a साइन, फ्रीक्वेंसी वही रहती है, सेम मीडियम है, k भी वही रहेगा, kx प्लस सम डिफरेंट एंगल, मे बी यू कैन राइट इट एज अल्फा, वेयर a comes out to be square root of a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos of delta phi। सारे फॉर्मूले जाके रिवाइज कर लो वेव्स के। ठीक है, तो ये फॉर्मूला निकल के आता है आपके ए का। मुझे इस चैप्टर में इसकी ही सबसे ज्यादा जरूरत है। ठीक है, अब यू नो इट कि इंटेंसिटी, नाउ इन दिस चैप्टर मोर देन एम्पलीट्यूड आई विल बी टॉकिंग अबाउट इंटेंसिटी। Okay, so intensity due to the first wave at any location, let us consider it as I1। intensity due to the second wave at any location, let us consider it as I2। and कौन सी intensity की बात करते हैं अपन, एवरेज इंटेंसिटी। फॉर्मूले जाके आप रिवाइज कर लेना। ठीक है, अभी क्लास होती है तो मैं जरूर पूछता, पर इट्स अप टू यू नाउ। सो इंटेंसिटी, तो बस इतना सा ही यहाँ पे मुझे जरूरत है कि जो इंटेंसिटी है किसी भी वेव की वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, एम्पलीट्यूड स्क्वायर के। बाकी के जो टर्म आते हैं वो ओमेगा आता है, उसमें डेंसिटी आती है मीडियम की, है ना, स्पीड आती है, तो आप देख लीजिएगा एग्जैक्ट फॉर्मूला। तो I इज प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर, तो आप लिखेंगे फर्स्ट वेव की वजह से जो इंटेंसिटी है इट विल बी a1 स्क्वायर, a2 विल बी प्रोपोर्शनल टू a2 स्क्वायर, एंड कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी सेम टू सेम आते हैं, विद दे विल कैंसल आउट इन द इक्वेशन। So what I am going to do is, at the place of a square I'll put I, at the place of a1 square I'll put I1 I2, and that formula too I have given in waves chapter in interference. Okay, so what you get after using these numbers, you get I is equal to I1 plus I2 plus 2 square root of I1 I2 cos of delta phi। So this formula ये हम ज्यादा यूज करेंगे एज कंपेयर टू द एम्पलीट्यूड फॉर्मूला। ठीक है, अब यहां पे एक कंडीशन मैंने आपको लिखवाई है, इफ I1 इज इक्वल टू
I2 इज इक्वल टू आई नॉट, मान लो दोनों सोर्सेस का जो एवरेज इंटेंसिटी है वो सेम टू सेम है, देन दिस फॉर्मूला रिड्यूसेस टू, आई लीव द प्रूफ टू यू कैन प्रूव इट एनीवे, 4 आई नॉट cos स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2। स्क्वायर मत भूलना है ना, cos का स्क्वायर है। ये फॉर्मूला भी आपने सुना होगा, है ना, जब इंटेंसिटी सेम टू सेम है इट विल बी 4 आई नॉट cos स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2। पॉइंट सोर्स, लाइन सोर्स, प्लेन सोर्स, उनकी इंटेंसिटी के साथ वेरिएशन कैसे होने वाला है, दैट टू आई हैव एक्सप्लेन्ड इन द फर्स्ट पार्ट। सो चलिए सीधा सीधा अपन न्यूमेरिकल्स पे जंप कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एंड देन वी विल मूव टू द एक्सपेरिमेंट जिस पे मोस्टली क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। तो लिखिए क्वेश्चन करते हैं, लिखिए। और हाँ, एक और छोटी सी बात बता ही दूं उससे पहले, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यू नो इट, यस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये मान लो आपके किसके फॉर्मूले रिवाइज हो रहे हैं यहाँ पे, वेव्स के, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मैंने साउंड में भी काफी क्वेश्चंस करवाए हैं इंटरफेरेंस के बेसिस पे। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कंडीशन क्या आती है भाई, कि आपकी जो डेल्टा फाई है वो 2n पाई के इक्वल हो जाए, जहां n 0 1 2 एंड सो ऑन कुछ भी हो सकता है, यू रिमेंबर दिस, ठीक है। एंड एक स्टार मार्क लगा के कंडीशन और भी लिखवाई थी कि अगर फेज डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ पाथ डिफरेंस की वजह से है, याद है कुछ पाथ डिफरेंस टर्म, है ना, साउंड में काफी सॉल्व भी किया। तो इफ फेज डिफरेंस is due to path difference only, जब मैं आपको यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन करूंगा तो ये सारी बातें मैं समझाता जाऊंगा कि कहां पे एक्स्ट्रा फेज डिफरेंसेस हैं। तो एक्स्ट्रा फेज डिफरेंसेस कहां आएंगे वैसे, जब लाइट रिफ्लेक्ट हो रही होगी कहीं से, और रिफ्लेक्शन में देयर इज एडिशनल फेज चेंज ऑफ पाई, यू रिमेंबर, रिफ्लेक्शन फ्रॉम डेंसर बाउंड्री, वो सब रिवाइज कर लो, अच्छा रहेगा, है ना। So if phase difference is due to path difference only, in this condition, you know this formula कि delta phi is 2 pi by lambda into delta x. This I have explained it to you in the waves chapter. Yes, but ये conditional formula है कि phase difference सिर्फ किसकी वजह से आ रहा है, path difference. So this is the phase difference due to path difference, और ये है आपका overall phase difference, जिसमें रिफ्लेक्शन वाले फिनोमेना भी काउंट में आ जाएंगे। बट अगर ऐसा है कि सिर्फ पार्ट डिफरेंस है तो अपन क्या लिख सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन। फिर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की दूसरी कंडीशन आप क्या लिख सकते हो, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एन लैम्डा, ये भी याद ही होगा आई होप। यही सिमिलर कंडीशन, ये जनरल है, और ये कब ट्रू हो जाएगी, अंडर दिस अजम्पशन, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एन लैम्डा, एन गोज फ्रॉम 0 1 2 एंड सो ऑन। ओके, और क्या क्या होगा भाई कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आपकी जो ओवरऑल इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम होती है, और कितनी होती है, स्क्वायर रूट ऑफ I1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर, है ना। तो चीजें स्ट्राइक तो कर रही होंगी, ऐसा कि सुना हुआ है। तो ये हो गया आपकी मैक्सिमम इंटेंसिटी। एम्पलीट्यूड की बात करते हैं तो सीधा A1 प्लस A2 हो जाता है एम्पलीट्यूड, ठीक है। ओके, सेम वे कहानी किसके लिए लिख सकते हैं अपन, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, तो वो भी देख लीजिए। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में कंडीशन क्या बनती है आपकी, कि जब डेल्टा फाई किसके इक्वल आ जाए, 2n -1 और +1 दोनों ही काम करते हैं, मैं -1 लेके लिख दे रहा हूं, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, वेयर n कैन गो फ्रॉम, अब 2n -1 लिखा है तो n के पास कंडीशन आएगी कि भाई ये कहां से ही जा सकता है, फिर 1 से, 0 से नहीं जा सकता। मैं जानबूझ के 0 से ऐसे ले जाना भी नहीं चाहता, क्योंकि यंग्स डबल स्लिट में n के कुछ मतलब निकलते हैं, ठीक है। तो अपन यही से चल सकते हैं, आप समझ ही रहे होंगे ये बात। अब अंडर दैट कंडीशन, मैं वापस नहीं लिख रहा हूं, आप मान लीजिए वही लाइन लिखी हुई है कि फेज डिफरेंस इज ड्यू टू पाथ डिफरेंस ओनली, देन कंडीशन क्या बन जाएगी यहाँ पे,
2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, याद है ना? ऑड इंटीग्रल डिवाइडेड बाई 2 इंटू लैम्डा, वेयर n गोज फ्रॉम 1 2 3 एंड सो ऑन सो ऑन। ठीक है, ये हो गई। और क्या कंडीशन बनाई जा सकती है यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में? इंटेंसिटी को लेके, इंटेंसिटी यहाँ पे मिनिमम होती है और वो होती है रूट ऑफ I1 माइनस रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर। अगर दोनों इंटरफेरिंग वेव्स सेम इंटेंसिटी पजेस करती हैं तो डिस्ट्रक्टिव में इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी? 0। और कंस्ट्रक्टिव में इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी? 4 टाइम्स इंडिविजुअल इंटेंसिटी। तो ये मैं समझाया था कि 4 टाइम क्यों हो गई, क्योंकि इंटरफेरेंस इज ए फिनोमिना ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। बिल्कुल वैसे ही हो गया कि एक मोहल्ले में 4 मान लो 10 टोटल परिवार रहते हैं, है ना? और ऐसा रूल बना दें कि उनमें से 5 परिवारों को के पास पैसा रख दें, बाकी 5 के पास कुछ भी नहीं, और एक सिस्टम में जिसमें सबके पास इक्वल अमाउंट ऑफ मनी है, तो टोटल मनी तो उतना ही रहा उस पर्टिकुलर सिस्टम में, बट डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया कि कहीं पे बहुत ज्यादा कलेक्शन है और कहीं पे बिल्कुल भी नहीं है। दिस इज व्हाट हैपेंस इन इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव में इंटेंसिटी I1 प्लस I2 से ज्यादा निकलती है और डिस्ट्रक्टिव में इंटेंसिटी I1 माइनस I2 से भी कम हो जाती है। ठीक है भाई, चलो अच्छी बात है। क्वेश्चन लिखते हैं। हाँ, एक और बात क्वेश्चन से पहले, कोहेरेंट सोर्सेस बता चुका हूं क्या है, क्या होते हैं कोहेरेंट सोर्सेस। ठीक है, एक बार के लिए वापस छाप लो यहां पे, कोहेरेंट सोर्सेस। क्योंकि इंटरफेरेंस का फिनोमेना काम का सिर्फ तभी है जब इंटरफेयरिंग वेव्स की फ्रीक्वेंसी क्या हो? सेम, है ना? तभी तो इंटरफेरेंस होता था, अदरवाइज तो सिर्फ सुपरपोजिशन ही होता था। तो क्या यहाँ पे आपसे कोई पूछे कि भाई इंटरफेरेंस के लिए क्या क्या होना चाहिए, तो आप बता सकते हैं कि क्या एम्पलीट्यूड सेम होने की जरूरत है? मैं नहीं बता रहा हूं, यू हैव टू फाइंड आउट। क्या फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए? क्या वेवलेंथ सेम होना चाहिए? स्पीड सेम होना चाहिए? थिंक अबाउट इट। I have talked all these factors in waves chapter कि what are the requirements for interference। सेम टू सेम रिक्वायरमेंट्स कहां पे भी है? यहां पे। तो जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि the only requirement you need for interference is they should have same frequency, okay? And when they have same frequency, then the sources which are having same frequency, they are called coherent sources. So just mention it, coherent sources. The sources which have same frequency are called coherent sources. अब लाइट के केस में दो इंडिपेंडेंट सोर्स कभी कोहेरेंट नहीं हो सकते। टू इंडिपेंडेंट लाइट सोर्सेस कैन नेवर बी कोहेरेंट। मतलब मैं एक ही कंपनी की एक ही पावर कंजम्पशन की 2 लाइट्स लेके लगा दूं घर में, तो वहां पे इंटरफेरेंस ऑब्जर्व होने वाला नहीं है। क्योंकि लाइट कैसे आती है? केमिस्ट्री में अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा हो कि पहले एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, फिर वो एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाते हैं, फिर वो जब डी एक्साइट होते हैं, मींस when they jump from high energy level to low energy level, then they emit this electromagnetic radiation। पढ़ा होगा आपने, है ना? इन बोर्स मॉडल डिफरेंट सीरीज हैं वहां पे आपकी, बामर सीरीज, पाशन, फंड सीरीज एंड सो ऑन। सो अब भाई इस बात की क्या गारंटी है कि मैंने सेम ही एनर्जी दी, लाइट एनर्जी दी, उसको एब्जॉर्ब किया वहां पे, इलेक्ट्रॉन एक्साइट किए, वापस डी एक्साइट किए। इज इट इंपॉर्टेंट कि सेम टाइम में इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्साइट डी एक्साइट करें? अरे एक सोर्स की ही गारंटी नहीं है, एक सोर्स में हजारों एटम है, उसी में गारंटी नहीं है कि वो सब कोहेरेंट हो। दो तो छोड़ दो, ठीक है? तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ऑब्टेन कोहेरेंट सोर्सेस इन लाइट। दैट्स व्हाई इंटरफेरेंस का जो एक्सपेरिमेंट है ये इतने बाद में आया। इतना इजी होता तब तो पहले ही लोग समझ जाते थे। शैडो फॉर्मेशन है, बच्चा पैदा होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, उसे दिखता है यार भाई ये कुछ तो है शैडो, बट इंटरफेरेंस तो कई जनरेशंस के बाद जाके पता चला कि ऐसा कुछ फिनोमेना होता है, क्योंकि ये रियली ऐसे आपको ऑब्जर्व होने वाला नहीं है। बिकॉज जो सोर्सेस हम अपने आसपास देख रहे हैं, दे आर नॉट कोहेरेंट सोर्सेस, दे आर इनकोहेरेंट सोर्सेस। और इनकोहेरेंट सोर्सेस क्या शो नहीं करेंगे? इंटरफेरेंस शो नहीं करेंगे। अब दो इनकोहेरेंट सोर्सेस अगर एक ही जगह पे आते हैं तो इंटेंसिटी क्या होगी? सिंपल I1 प्लस I2 एवरीवेयर। जैसे एक बल्ब है,
जैसे यहाँ पे क्लासरूम में कुछ अभी 3 बल्ब ऑन है, तो यहाँ पे कुछ इंटेंसिटी है लाइट की, ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं अभी एक बल्ब बंद कर दूं तो उसका कंट्रीब्यूशन हट जाएगा, दूसरा बंद कर दूं उसका भी हट जाएगा, तो इंटेंसिटी बस उनके कंट्रीब्यूशन से रिमूव होती जाएगी। समझ में आ रही है बात? क्योंकि यहाँ पे जो सोर्सेस हैं वो कैसे सोर्सेस हैं? इंडिपेंडेंट। और इंडिपेंडेंट सोर्सेस कैसे सोर्स होंगे? इनकोहेरेंट। और इनकोहेरेंट सोर्सेस क्या शो नहीं करते? इंटरफेरेंस। तो ये बात नोट में लिख लीजिए कि इंटेंसिटी at a point due to superposition of two incoherent sources is given by I1 plus I2, ठीक है, ड्यू टू इनकोहेरेंट सोर्सेस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं एंड फाइनली क्वेश्चन करते हैं। लिखिए, एक तो प्रूफ का क्वेश्चन है, छोटा सा करते हैं। लिखो, टू कोहेरेंट सोर्सेस of light having intensity ratio beta यानी उनकी इंटेंसिटीज का जो रेशियो है वो बीटा है, produces interference, then prove that Imax minus Imin divided by Imax plus Imin is equal to 2 root of beta divided by 1 plus beta। अब ये तो छोटा सा प्रूफ है, आप लोग कर सकते हैं। कैसे करेंगे? देखिए, आपके पास रेशियो ऑफ इंटेंसिटी दिया हुआ है I1 डिवाइडेड बाय I2, आपको कितना दिया हुआ है? बीटा। तो आप Imax को क्या लिखेंगे? कोहेरेंट सोर्सेस है, Imax इज स्क्वायर रूट ऑफ I1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर। Imin को क्या लिखेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ I1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर। सो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है विच इज Imax माइनस Imin डिवाइडेड बाय Imax प्लस Imin, इसे अपन क्या लिख सकते हैं? इसे लिख सकता हूं मैं Imax डिवाइडेड बाय Imin माइनस 1 Imax डिवाइडेड बाय Imin प्लस 1, कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है। तो पुट करेंगे तो अपने पास आएगा रूट I1 प्लस रूट I2 डिवाइडेड बाय रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर माइनस 1 रूट I1 प्लस रूट I2 डिवाइडेड बाय रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर प्लस 1। अब इसमें से भी आप I2 को कॉमन ले लीजिए, सो योर रेशियो विल बिकम लाइक रूट ऑफ I1 बाय I2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ I1 बाय I2 माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ I1 बाय I2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ I1 बाय I2 माइनस 1 प्लस 1।
सो अब आपको I1 I2 की वैल्यूज पता ही है कितनी है, बीटा। सो क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पे, रूट ऑफ बीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ बीटा माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ बीटा प्लस 1 रूट ऑफ बीटा minus 1 का square plus 1. Now you have to take LCM and simplify and you will reach there. Okay? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं. सो क्वेश्चन है कि एक नैरो मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट आपको दी गई है एंड देयर आर टू प्लेट्स. ठीक है, देयर आर टू थिन प्लेट्स बेसिकली and a light of intensity I incident on plate 1 like this. तो मेरा क्वेश्चन है कि a narrow monochromatic beam of light of intensity I incident on a glass plate 1. Consider plates to be very long. Consider plates to be very long. अब आगे दिया है उसने, each plate reflects 25% of the incident light and transmits the remaining. Find ratio of minimum and maximum intensity in interference pattern formed by two beams obtained after one reflection on each plate. और प्लेट्स को आपको काफी नैरो कंसीडर करना है. ठीक है, डोंट कंसीडर कि यहाँ पे दो फेसेस है, कंसीडर वेरी नैरो. सोचो, तो सिंपल है. क्या करेंगे अपन, देखो पहली प्लेट पे यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा, जी हाँ, और रिफ्लेक्शन सिर्फ 25% का होगा, यानी 1/4. तो कितना आ गया आपके पास, I/4. इसके बाद यहाँ पे जो आपको अंदर जाने वाली रे मिलेगी वो रिफ्रैक्टेड है, उसमें कितनी इंटेंसिटी होगी, 3I/4. फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वापस से रिफ्लेक्शन होगा, जी हाँ, और कुछ लाइट बाहर भी निकलेगी, है ना. मैं कोई लॉ फॉलो नहीं कर रहा हूँ, सिंपली हमें एंगल वगैरह से भी मतलब नहीं है. तो ये जो रे है 3I/4 और ये कितना रिफ्लेक्ट करेगा, 25%, यानी 1/4 ऑफ दिस. तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 3I/16. और इधर कितना बच जाएगा आपके पास, 3/4, यानी कि 9I/16. अब ये वाली जो रे है वो यहाँ इंसिडेंट होगी. प्लेट्स आर सफिशिएंटली लॉन्ग, उसकी चिंता नहीं करनी है. अब यहाँ पे भी रिफ्लेक्शन होगा और ट्रांसमिशन होगा. ठीक है, तो ये जो रिफ्लेक्शन है ये 1/4 हो जाएगा, यानी कि 3I/64. ठीक है, और ये 3/4 बाहर निकल जाएगा, यानी 3/4 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 9I
बाय 64 ऐसे रहेगा। अब हमें कौन कौन सी रे में इंटरफेरेंस कराना है, जो कि हर प्लेट पे एटलीस्ट कितने रिफ्लेक्शन से मिली हो, 1, है ना। हमें किन दो प्लेट्स पे कराना है, अगर अपन क्वेश्चन पढ़े तो मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटी इन द इंटरफेरेंस पैटर्न फाउंड बाय 2 बीम्स ऑब्टेन्ड आफ्टर 1 रिफ्लेक्शन ऑन ईच प्लेट। सो एक तो कौन सी हो जाएगी भाई, ये जो पहली बीम है इसका रिफ्लेक्शन कहां पे हो गया, दिस वन। और एक ही साइड वाली इंटरफियर करेंगे, ऐसा तो है नहीं कि ये दोनों इंटरफियर कर रही है तो उधर जा रही है, तो ये इंटरफियर करेंगे कैसे, यहाँ पे आपको एक लेंस पुट कर देंगे एंड दे विल मीट एट ए पॉइंट एंड हियर दे विल इंटरफियर। Okay, so these are the rays which will interfere and they have suffered reflection on each plate. Now, how to find the ratio? You need to find I max by I min. So how it goes, root of I1 plus root of I2 divided by root of I1 minus root of I2 का whole square. So आपके लिए ये वाला टर्म है वो I1 के जैसे बिहेव कर रहा है, ये जो टर्म है वो I2 के जैसे कर रहा है, तो आप इन्हें उस रेशियो में ही बांट दीजिए, तो ये आ जाएगा आपके पास I1 बाय I2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ I1 बाय I2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। सो व्हाट यू गेट, I1 बाय I2 यानी I by 4, you will have I by 4 divided by 9I by 64 का रूट प्लस 1 डिवाइडेड बाय I by 4 divided by 9I by 64 minus 1 और इनका होल स्क्वायर। तो I by 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या मिल रहा है, 16 by 9 प्लस 1, 16 by 9 माइनस 1, तो 16 by 9 से 4 by 3 बाहर आ जाएगा, प्लस 1, 4 by 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो कितना आ रहा है अपने पास, ये 7 डिवाइडेड बाई 1 का होल स्क्वायर, 7 डिवाइडेड बाई 1, यानी आंसर आएगा अपने पास 49:1। ओके, सो दीज आर बेसिक क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जा सकते हैं हियर। अब मैं वो क्वेश्चंस नहीं ले रहा हूं, कौन से, कि आपको दो वेव दे देगा, उनकी इंटेंसिटी दे देगा, कुछ पाथ डिफरेंस बता देगा या फेज डिफरेंस बता देगा और पूछेगा कि बताओ ओवरऑल इंटेंसिटी कितनी है, तो क्या फॉर्मूला लगा दोगे आप, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कॉस ऑफ डेल्टा फाई। ओके ओके, चलो एक लिख ही लेते हैं, लिख लो एक क्वेश्चन, लिख लीजिए। इंटेंसिटी ड्यू टू two waves at a point is I. Intensity due to two waves at a point is I individually. Okay, I and I दोनों सेम ही इंटेंसिटी रखते हैं। if resultant intensity at that point is also I, then find path difference between the waves. Consider waves to be coherent. अच्छा, अब ऐसे क्वेश्चंस में ना भी मेंशन करिए कि वेव्स कोहेरेंट है, तो भी आप क्या ही मान लेंगे कि वेव्स कोहेरेंट है, ठीक है। हाउ विल यू सॉल्व दिस, मैं ऐसे क्वेश्चन आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप कर लेंगे। कम ऑन, थिंक। तो देखो, मैंने I1 और I2 दोनों की वैल्यू आपको I दे दी, और जो ओवरऑल इंटेंसिटी होती है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी, उसकी वैल्यू भी I दे दी। तो जो फॉर्मूला है अपना कौन सा,
I equal to root I1 plus root I2 plus I equal to I1 plus I2 plus 2 root I1 I2 cos डेल्टा phi, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है अगर I1 I2 इक्वल है तो इट कन्वर्ट्स इनटू दिस कि I रिजल्टेंट इज इक्वल टू 4 I नॉट cos स्क्वायर डेल्टा phi बाई 2 बन जाता है कि नहीं। अब रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी दी गई भाई I, इंडिविजुअल इंटेंसिटी भी कितनी है I ओनली, सो 4I cos स्क्वायर डेल्टा phi बाई 2। इस फॉर्मूले से मैं फेज डिफरेंस निकाल सकता हूं, तो क्या आ जाएगा आपके पास I कैंसिल, सो यू गेट 1/4 इज इक्वल टू cos स्क्वायर डेल्टा phi बाई 2। सो cos ऑफ डेल्टा phi बाई 2 कितना आ जाएगा आपके पास, हाफ, मीन्स डेल्टा phi बाई 2 आपके पास कितना आ जाएगा 60 डिग्रीज, यस, सो पाई बाई 3। सो डेल्टा phi कितना आ गया 2 पाई बाई 3। और वैसे भी आपको याद हो तो दो वेक्टर जो 120 डिग्री के एंगल पे होते हैं उनका रिजल्टेंट उतना ही आ जाता है जितना वो वेक्टर है ना। तो दिस इज डेल्टा phi। नाउ यू नीड डेल्टा x। तो इसमें ये एक और बात आप मान लेंगे कि यहाँ पे जो फेज डिफरेंस है वो सिर्फ किसकी वजह से ही है, पाथ डिफरेंस, अनलेस सिचुएशन इज क्लैरिफाइंग दैट। सो आप यूज कर लीजिए कि डेल्टा phi कैन बी रिटन एज 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। अच्छा, एक और डेटा आपको चाहिए, वेवलेंथ, तो ऐड कर लो क्वेश्चन में, गिवन वेवलेंथ ऑफ ईच वेव इज लैम्डा। अच्छा, इंटरफेरिंग वेव की वेवलेंथ सेम होगी या नहीं होगी, सेम ही होगी ना, बिकॉज उनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, इंटरफेरेंस एक ही लोकेशन पे होगा, वो मीडियम वही जो भी है दोनों के लिए सेम ही रहेगा, तो स्पीड सेम होगी, फ्रीक्वेंसी सेम है, तो वेवलेंथ क्या होगी, सेम होगी, v इक्वल टू एफ लैम्डा इज वैलिड हियर। सो डेल्टा phi इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, यू विल राइट 2 पाई बाई 3 इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। So basically delta x comes out to be lambda by 3. This is your answer. So I hope you can solve such questions now. All right. Now we have to move towards the Young's double slit experiment. Okay. तो हम इसे बीच में नहीं छोड़ेंगे. So what I am doing is let's keep this part till here, and in next I'll discuss with you the Young's double slit experiment.